एक बार फिर से हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, 20 से ज़्यादा ही हैं, लेकिन 20 इसलिए कहा जा रहा है कि कम से कम 20 से तो कम नहीं होंगे, भले ही ज़्यादा हो जाएं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग एक चीज़ और बताइएगा, शुरू से ही मैं पूछ लेता हूँ, शुरू में ही। मैं जैसे यदि हाथ से लिख के लाता हूँ तो खोज खोज के कई जगहों से लाता हूँ। चाहे दृष्टि हो, चाहे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे हो, यूथ कंपटीशन हो, दृष्टि हो, तो कई जगहों से आता है ना। तो और अपने नोट्स से तो जो ये हम लाए हैं, तो आइए देखते हैं। यह PYQ क्वेश्चन भी है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, फिर आप जब आपका जैसा होगा बताइएगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा यदि आप कहेंगे तब, नहीं कहेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। बिना कहे कैसे दे दें। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। यह पंक्तियाँ किस कविता से है। चैलेंजिंग भरा क्वेश्चन है। चैलेंजिंग इसलिए है, क्वेश्चन नंबर पे आप मत जाइएगा, अब बस क्वेश्चन देखते रहिए। जो भी आपका 15-20 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। तो यह किस, आप तो जानते हैं कि हाँ यह तो धूमिल का है, लेकिन किस कविता से है, यहाँ से आप फंस जाएंगे। अकाल दर्शन, नक्सलबाड़ी, रोटी और संसद, मोचीराम। इसका जो सही जवाब है वह है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी की यह कविता है। और सभी की सभी कविताएं किसकी हैं, सुदामा पांडे धूमिल की। इनके बारे में और जान लेते हैं। इतना तो जान गए, धूमिल की कविताएं कौन है, मोचीराम। और जो चारों इसमें कविताएं हैं, रोटी और संसद, पटकथा, नक्सलबाड़ी, सब के सब इन्हीं का है। 20 साल बाद भी धूमिल का कविता है। और भी याद रखिए, इसके अलावा लोहे का स्वाद भी इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो यह कथन दिया गया है, इष्टाभिदेह वक्रोक्तिरिष्ठा वाचाम लंकृति, यह किसका कथन है। भामा का, दंडी का, उद्भट का, वामन का। तो सही जवाब क्या है, यह कथन है भामह का। भामा का, इष्टाभिदेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति। तो यह किसका है, भामा का। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कविताओं का, कविता नहीं बल्कि कहानी है, जयशंकर प्रसाद की कहानियों को यहाँ पे लगाना है। जो कहानी आपके सामने दी गई है, वह कहानी आपके सामने जो प्रस्तुत की गई है वह है इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम, गुदड़साई। ठीक है, गुदड़साई। चारों की चारों कविताएं जयशंकर प्रसाद की है, बस इसे प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले आ जाएगा ग्राम, सॉरी, क्यों क्यों नहीं, क्यों सॉरी बोले, सही तो है। सबसे पहले आ जाएगा ग्राम, उसके बाद आ जाएगा गुदड़साई, फिर आ जाएगा आकाशदीप, इसके बाद आ जाएगा इंद्रजाल। आकाशदीप, इंद्रजाल, आकाशदीप, इंद्रजाल। नेट के सिलेबस में कौन सा कविता कहानी लगा हुआ है, कविता क्यों बार बार आ जा रहा है। इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष क्या है, आइए इसी में से देख लेते हैं। मतलब कि देखिए, पहले इतना जान जाइए। देखिए, जो जो दिया है, ग्राम का 1911 है। ठीक, ग्राम का 1911 है। गुदड़साई का कितना है, 1926 है। आकाशदीप का 1928 है। इंद्रजाल का 1936 है। इसीलिए यह क्रम लगा। ठीक, इसीलिए यह क्रम लगा। बाकी ये एक चीज़ और जान जाइए, इनकी प्रसिद्ध कहानियों में पत्थर की पुकार, मतलब यह बस पता रहे, बाकी कहानियाँ, मतलब पहली चीज़ हमें यह पता होनी चाहिए कि किसकी है, दूसरी चीज़ पता होना चाहिए कि किस सन की है। तो दूसरी चीज़ भले ही न पता चले एक बार, पहली चीज़ तो पता होनी ही चाहिए कि किसकी है। तो पत्थर की पुकार भी जयशंकर प्रसाद की है। उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, ये सब के सब जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। इधर वह कविता मेरा पेन नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है। एक साहित्यिक की डायरी जो आपकी है, जो एक साहित्यिक की डायरी विधा है अन्य गद्य विधाओं में, किसकी किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, मुक्तिबोध की है
निबंधात्मक श्रेणी मतलब निबंधात्मक शैली में लिखी गई है। तो वहाँ से लिया गया है। बस उसमें जो अलग अलग चैप्टर दिए हैं, डबरे पर सूरत, तीसरा छड़, हाशिए पर कुछ नोट, एक पत्नी को नोट्स, ये सब जो अलग अलग दिए गए हैं, लंबी कविता का अंत, तो पूछा है कि यह किससे है, ठीक है, किससे है, किस शीर्षक वाले में है यह पंक्ति। तो कठिन क्वेश्चन हो गया ना। सही जवाब है एक लंबी कविता का अंत। और शुरुआत किससे होता है उसका? तीसरे छड़ से। पहले ही चैप्टर का नाम है तीसरा छड़, याद रखिए। ठीक, बाकी इसके बारे में जान गए हैं। और अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, यह सब के सब आपके सब के सब किसके कविताएं हैं? मुक्तिबोध की। और अंधेरे में कविता का प्रकाशन 1964 में हुआ। इस बार पूछा भी गया था। आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से यह कल्पना नामक पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। यह भी जानते रहिए। क्या करते रहिए? जानते रहिए। नो 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 नो, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, हम भी तो आ चुके हैं। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम। कौन कौन? पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? कथाकृति कहने का मतलब या तो कहानी आएगा या तो उपन्यास आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका उपन्यास जो दिया गया है, सही जवाब क्या है? नेट के सिलेबस में कौन सा लगा है? देवरानी जेठानी। एक ट्रिक क्या है, जैसे कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यदि तो मान लीजिए नहीं आ रहा है चारों के चारों ऑप्शन में से, बिल्कुल नहीं आ रहा है एकदम में, मतलब पता 2 ऑप्शन छट जाएगा तो फिर 2 में आप लगा सकते हैं, नहीं ये होगा ये। लेकिन मान के चलिए एक को नहीं समझ में आ रहा है, तनको बुझा ही नहीं रहा है, तब क्या करेंगे जो देखेंगे नेट के सिलेबस में जो रचना लगी हुई है उस पे मार देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम चांस रहता है कि 10 में से 8 निशाना आपका सही लग जाता है। 100 में से 80 बार सही होगा, तो मतलब 80% एक्यूरेसी रहेगी। तो इसके बारे में हम जान गए। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, छोटे, पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 की है, इसी के पात्र हैं। बाकी आप यह चीज़ भी जान जाइए, रानी केत की कहानी जानते भी होंगे, ईसा अल्लाह खां की है, मोहम्मद शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का है, भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। ये सब कहानियाँ किसकी हैं? कहानीकार कौन है इसके? आपके जो सामने दिए गए हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। तो इसमें जो सही आंसर है उसको ही हम देखते हैं, ताकि गलत चीज़ें हमारे दिमाग में ना जाए। लेकिन गलत चीज़ें जब नहीं जाएंगे जब गलत को छाटेंगे। तो पहला ऑप्शन है, इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है, नहीं। इसमें स्त्री की सामाजिक प्रदेह और श्रेय को रेखांकित किया गया है, नहीं। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है, यह सही बात है, मैं नीर भरी दुख की बदली। और चौथा है, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। तो इसका सही जवाब तीसरा और चौथा है। एक चीज़ और जानते हुए चलें कि निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सब क्या हैं? महादेवी वर्मा की काव्य कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही चैलेंजिंग भी है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? ऑप्शन है बीड़ा वादन, सारंगी वादन, ढोलक वादन, तबला वादन। देख लें, ये सब है डीप क्वेश्चन। इस बार डीप क्वेश्चन कम पूछे गए दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में। तो ये सब होता है ना अंदर से चीज़ें पूछने का। तो इसका सही जवाब है ढोलक बजाते थे। ननकू पांडे क्या बजाते थे? ढोलक। मुर्दहिया किसका है? डॉक्टर तुलसीराम का, अन्य गतिविधियों में है, ठीक है। आत्मकथा है, 2010 का है। और इनके आगे का यदि आप पढ़ना चाहते हैं शौकिया रूप में, नेट के सिलेबस में बस मुर्दहिया है, लेकिन यह 2 भाग में है, जानते रहिए। एक मणिकर्णिका के नाम से भी है। मुर्दहिया 2010 में और मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। बाद में जब ये BHU में पढ़ने चले गए तो बाद में उसके आगे की कहानी अध्यापक बनने तक की कहानी और उस समय की कहानी मणिकर्णिका में आपको देखने को मिलेगी। अगला है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? ऑप्शन है अद्वैतवाद,
अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद यानी भेद और अभेद, द्वैताद्वैतवाद यानी द्वैत और अद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद यानी विशिष्टा जो विशिष्ट द्वैतवाद है। तो इसका जो सही जवाब है तो यह है आपका विशिष्ट द्वैतवाद ही। और इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य हैं। विशिष्ट है, राम का क्या है? विशिष्ट है, ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य हो गए विशिष्टाद्वैतवाद के। अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। द्वैत और अद्वैत यानी भेदाभेद इसे कहा जाता भी है, कह सकते हैं। तो इसके कौन है? दोनों के निम्बार्काचार्य हैं। द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? विष्णु स्वामी। कौन? विष्णु स्वामी। कौन? विष्णु स्वामी। विष्णु जी शुद्ध है ना। अगला है श्रीलाल शुक्ला। नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। उपन्यासों का सही क्रम बताना है इनका। ऑप्शन है विश्रामपुर का संत, मकान, सोनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। तो देखिए इसका सबसे पहले तो हो जाएगा तीसरा, यानी कि सोनी घाटी का सूरज, मतलब इस ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आ जाएगा मकान, फिर आ जाएगा पहला पड़ा, और एक पे आ जाएगा विश्रामपुर का संत। इसका हम सन भी देख लेते हैं यहाँ पे। सोनी घाटी का सूरज 1957 का है, मकान 1976 का है, पहला पड़ा 1987 का है, विश्रामपुर का संत 1998 का है, और राग दरबारी 1900 कब का है? 68 का, जो कि सिलेबस वाला है नेट का। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। पहला हानुस हो गया, दूसरा लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे तो यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। सही आंसर की बात करें तो तीसरा ऑप्शन सही है, यानी सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन आएगा, फिर आएगा लहरों के राजहंस, फिर आएगा आधे अधूरे, और लास्ट में आएगा हानुस। क्यों? क्योंकि आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष 1958, लहरों के राजहंस का 1963, आधे अधूरे का 1969 और हानुस का 1977 है। जो लहरों के राजहंस है, लहरों के राजहंस मतलब पूरा तो मोहन राकेश का ही है, लेकिन लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष का महाकाव्य कौन सा है? सौंदरानंद, इसके आधार पर किया है, उससे प्रेरित होकर, उसी को आधार बनाकर। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। हाँ, यहाँ पे देखिए एक चीज़, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, यह मोहन राकेश के 3 है 4 में से। हानुस भीष्म साहनी का है। हानुस किसका है? भीष्म साहनी का। यह हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी सबका सन हमने जान लिया। आधे अधूरे 1969, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963। इसके बाद है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राष्ट्रपति का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश, ठीक है। राष्ट्रपति का आदेश क्या है? और इधर है संसद की राजभाषा समिति के झुकाव, फिर राजभाषा अधिनियम, संकल्प, ये सब है। तो इसको हम सीधे आंसर में मिला लेते हैं। राष्ट्रपति का आदेश 1955 का है, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 का है, संवैधानिक जो हिंदी राजभाषा अधिनियम है वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। राजभाषा अधिनियम 1963, संकल्प 1968 का है। राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर, तिलक नहीं बल्कि खेर है, बीजी खेर इन्हें कहा जाता है, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में कितने सदस्य थे? 21। आगे 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 उसी का डिटेल्स है। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। और एक चीज़ और क्या है? राजभाषा अधिनियम 1963, ये सब आता है यहाँ से क्वेश्चन। 1963 ईस्वी उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। चौथा है 1968 में संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी, और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार
प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। हिंदी पूरे भारत में मतलब समझी तो जाती ही है, भले ही सब लोग ना बोले लेकिन समझ तो लेते ही हैं। भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? यहाँ पे क्वेश्चन है। इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। तो देखिए इसमें जो सही चीज़ें हैं वह केवल दूसरा और तीसरा है, पहला चौथा गलत है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, सही है, और यह विचार प्रधान नाटक है, यह भी सही है। बाकी हरिश्चंद्र का है, 1880 का है। प्रथम अंक स्थान बीथी है। द्वितीय अंक में इस अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन कर रहा है। तीसरे में भारत दुर्दैव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चौथे में पुनः भारत दुर्दैव रोग आलस्य मदिरा अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पाँचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। छठवें अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयास करता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, जो यह दिया है सुमेलित करने वाला। तो सुमेलित करने को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि कौन कहाँ से है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंचु छूकर। यह जो पंक्ति है स्त्री जागृति का है। ठीक है, स्त्री मतलब ये बस यही है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। इसके बाद है हो उठी चंचू छूकर बीती विभावरी जागरी अंबर। यह क्या है? जागरण गीत है। इसके बाद पनघट में डूबो रही बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यह क्या है? जागरण गीत। इसके बाद ये जो जमुना के से कछार पद फटे विवाही के उधार। यह क्या है? सामाजिक विसंगतियों का इसके बाद विसंगतियों को प्रस्तुत कर रहा है। इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम। यह क्या है? दार्शनिकता वाली बात है। ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य की बात करें तो जो इसका देखते हैं, पहले पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। स्त्री या ध्रुव स्वामी के बारे में कौन सा कथन है उसको चुनना है। स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं। तो यह भी बात क्या है? सही नहीं है। किसके संदर्भ में? ध्रुव स्वामी के संदर्भ में। क्या वह बात उसमें आई है? क्या बात कही गई है? इसके बाद स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करें। यह बात है। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। यह भी बात है ध्रुव स्वामी में। ध्रुव स्वामी कब के हैं? 1933 की। बाकी आप जानते ही हैं चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, यह सब भी नाटक लगा हुआ है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933 का है। बाकी इसमें पात्र ध्रुव स्वामी मंदाकिनी कोमा स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्रों में रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, मिहिरदेव और पुरोहित प्रमुख हैं। इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन, कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? सही जवाब है फारसी शामिल नहीं है। इब्रानी, हफ्सी और अरबी शामिल है। देखिए फारसी शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपी भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार के प्रमुख विशेषताएं हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली, इताली इत्यादि। अगला है किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? सत्य और अहिंसा इससे तो सहमत है, यही तो इनका मूल मंत्र है। मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में, यह भी बात है। सादा जीवन और सम पर जोर, यह भी बात है। साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, यह बात गलत है। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो सही जवाब है अमोढ़ा जिला का जिक्र हुआ है। और इनकी जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 है ना,
आत्मकथा इनकी रचना किया था। क्या भूलूं कि याद करूं, और 4 भागों में है। क्या भूलूं कि याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और द्वार से सोपान तक। अगला है कथन है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। मतलब कि हमारे लगभग क्या हो गए 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। देख लें, और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। मैं देखिए यहाँ पे है, मैं नीर भरी दुख की बदले, मैं नीर भरी। देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? रामदास मिश्रा, विवेकी राय, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह। देखिए 3 के 3 नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। इसका सही जवाब की बात की जाए तो बाल मुकुंद गुप्त आएंगे, फिर आएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक, पूर्ण सिंह, इसके बाद आएंगे रामदास मिश्र, और लास्ट में आएंगे विवेकी राय। क्यों? क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त 1865, अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, रामदास मिश्र 1924, विवेकी राय 1924। लेकिन उस महीना इनका पहले जन्म हुआ होगा रामदास मिश्र का, विवेकी राय का बाद में, इसलिए बाद में लिखा है। और विवेकी राय क्या है, लंबे समय तक जीवित भी हैं। अगला है, देख लेते हैं आंसर। अगला है, किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो इसका सही जवाब है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। ना 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 ना। यहाँ पे देखना भी जरूरी है कि कौन किसका पात्र है, भले ही नेट के सिलेबस में नहीं हो। काहे लतिका नहीं है, लहना सिंह नहीं है। देखिए लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था गुलेरी की रचना है। पीर बख्श पर्दा का है, भले ही नेट के सिलेबस ना हो, प्रचलित कहानियों के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्दा यशपाल का है और पीर बख्श पर्दा का है। लतिका परिंदे की है, निर्मल वर्मा की कहानी है। श्यामनाथ चिप की दावत की, यह भी नहीं, यह किसका? भीष्म साहनी की कहानी है। तो और कोई बच्चा? ना 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 ना। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य संग्रह, यहाँ से है ना, काव्य संग्रह का सही अनुक्रम लिखना है। ऑप्शन है उदिता, चांद का मुंह टेढ़ा है। कितना समय हो गया? 22 मिनट हो गया, गजब यार। ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? उदिता, चांद का मुंह टेढ़ा है, चिंता, संसद से सड़क तक। जो इसका सही जवाब है ना, वह सही जवाब है आपका यहाँ पे चिंता सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा संसद से सड़क तक, और फिर आएगा नहीं, एक मिनट, देखिए चिंता आएगा, फिर आएगा चांद का मुंह टेढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही है ना, संसद से सड़क तक, चांद का मुंह टेढ़ा है। अरे क्या हम बता रहे हैं, दिमाग हैंग कर गया है क्या? देखिए चिंता आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है, फिर उसके बाद संसद से सड़क तक, और फिर आ जाएगा उदिता। ठीक है, भले ही थोड़ा बहुत हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है। वो क्या होता है कि हो जाता है कभी कभी, मतलब। काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम चिंता 1924 का है, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 का है, संसद से सड़क तक 1972 का है। ठीक, चांद का मुंह टेढ़ा भी मुक्तिबोध का है, ठीक। और चिंता किसका है? अज्ञे का है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का, और संसद से सड़क तक 1972 का धूमिल का है, और उदिता जो है शमशेर बहादुर सिंह का है। मतलब सभी अलग अलग लेखकों का। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन आज के रहे, और यह क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे हाँ, एक चीज़ और बताइएगा कि हम ऐसे PDFs लाएं या फिर अपने क्वेश्चन बना के, तो आपको जैसा भी कहेंगे वैसा हम लाने का प्रयास करेंगे। 1 लाइनर हो चाहे MCQ टाइप का हो, जैसा भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।